नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राधेश्याम एमबीबीएस एमडी इन स्किन एंड मिनरल डिजीजेज फ्रॉम सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर। दोस्तों, हम लोग डर्मेटोलॉजी के अंदर जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स जो काम आ रही है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स है जो डर्मेटोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनके बारे में बात करेंगे। क्या क्या कौन कौन सी है, क्या है, वो सारी बातें। एंटी मलेरियल ड्रग्स इन डर्मेटोलॉजी। एंटी मलेरियल ड्रग्स डर्मेटोलॉजी के अंदर तीन इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। SCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, CQ यानी क्लोरोक्वीन और क्विनाक्रीन। ये क्या फर्स्ट सिंथेटिक एंटी मलेरियल एजेंट था, लेकिन नाउ आजकल इसको यूज नहीं करते हैं। ये तो सिंपल से एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है कि सबसे पहले क्विनाक्रीन नाम की एंटी मलेरियल एजेंट थी जो सिंथेटिक्ली बनाई गई थी, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट ये दो ड्रग्स है SCQ और CQ। SCQ और CQ क्या होता है? ये 4 एमिनोक्विनोलिन्स होती है। ये 4 एमिनोक्विनोलिन्स क्या होती है? इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ क्विनेन। अब बात आती है क्विनेन क्या है, हम सभी जानते हैं इट इज ए नेचुरल एल्केलॉइड विच ऑब्टेन फ्रॉम सिनकोना बार्क। सिनकोना बार्क, सिनकोना बार्क यानी ये मलेरिया के अंदर यूज होती है, तो इसको अपन फीवर ट्री भी बोलते हैं। कहां पर ये प्रेजेंट? साउथ अमेरिका के अंदर सिनकोना बार्क। तो सिंपल सी बात है SCQ और CQ। अब बात करते हैं कि SCQ और CQ की जनरल फार्मेकोलॉजी। हम कोई भी ड्रग पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल आप देख सकते हो कि SCQ का पीक इफेक्ट होता है 4 ओवर के बाद में, क्लोरोक्वीन का 5 ओवर, बायो अवेलेबिलिटी 74% विद SCQ, CQ यानी क्लोरोक्वीन की 50%, प्रोटीन बाइंडिंग होती है 45% और CQ होती है 50%। हाफ लाइफ होती है 40 to 50 ओवर SCQ की और सेम होती है CQ की। मेटाबोलाइट SCQ 2 मेटाबोलाइट बनाता है डेस एथिल क्लोरोक्वीन, डेस एथिल क्लोरोक्वीन, जबकि इसके अलावा दूसरा कौन सा है? डेस एथिल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। तो 2 मेटाबोलाइट्स किसके हैं? SCQ के, लेकिन क्लोरोक्वीन के एक ही मेटाबोलाइट है, वो है डेस एथिल क्लोरोक्वीन। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन। SCQ होता है वो मेनली किससे एक्सक्रीट होता है? फिशेज के साथ में एक्सक्रीट होता है, जबकि CQ किसके साथ में एक्सक्रीट होता है? यूरिन के साथ में। फिशेज के अलावा ये 20% एक्सक्रीटेड होता है अनचेन यूरिन के साथ में। तो अपने को डोज एडजस्टमेंट SCQ के साथ में अगर रीनल डिजीज है तो डोज एडजस्टमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है। तो ये जनरल बात है फार्मेकोलॉजी। अब बात करते हैं SCQ एंटी मलेरियल ड्रग्स है। ये डर्मेटोलॉजी के अंदर मेनली FDA अप्रूव्ड तो मेनली LE लुपस एरिथोमेटोसिस के अंदर यूज आती है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीजेस के अंदर काम आती है। उसका कारण ये है कि इसकी मल्टीपल मैकेनिज्म होती है। अब ये मल्टीपल मैकेनिज्म कौन कौन सी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट ये फोटोसेंसिटिव डिसऑर्डर फोटोडर्मेटोसिस के अंदर यूज होते हैं। क्यों होती है? ये लाइट का फिल्ट्रेशन करती है। लाइट की फिल्ट्रेशन कैसे करती है? मेनली किसके लिए ये कौन सी लाइट का फिल्ट्रेशन करती है? UVB का फिल्ट्रेशन करती है, UVA के कंपेयर में ज्यादा। और ये क्या है कि जब लाइट अपन जानते हैं सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है, तो उसको प्रिवेंट करती है। इसके अलावा इसका दूसरा मैकेनिज्म होता है इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन होता है। क्या होता है इम्यूनोसप्रेसिव? ये माइक्रोसोमल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं। नंबर 2 ये माइक्रोसोमल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं। इसके अलावा टोल लाइक रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि ये मैक्रोफेज का जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का जो फंक्शन होता है उसको इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा टोल लाइक जो इंटरल्यूकिन 2 होता है उसके रिलीज को इनहिबिट करता है। इसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो ये मल्टीपल मैकेनिज्म के थ्रू इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इम्यून मैकेनिज्म के कारण बहुत सारी डर्मेटोलॉजिकल डिजीज के अंदर LE के अलावा सार्कोइडोसिस और भी बहुत सारे PCT वगैरह में यूज आती है। इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन क्या होता है कि जो इंफ्लेमेटरी सेल्स होती है न्यूट्रोफिल्स या दूसरी सेल्स, उनके कीमोटैक्सिस को इनहिबिट करती है। इसके अलावा ये एंटी प्रोलिफरेटिव एक्शन होता है। एंटी प्रोलिफरेटिव तो ये DNA और RNA सिंथेसिस को भी इनहिबिट करती है। मतलब DNA RNA सिंथेसिस को इनहिबिट करके ये एंटी प्रोलिफरेटिव एक्शन करती है। इसके अलावा एंटी वायरल और इनहिबिट थ्रोम्बोसाइट एग्रीगेशन को भी इनहिबिट करता है। तो ये इम्यूनोसप्रेसिव, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी प्रोलिफरेटिव, लाइट फिल्ट्रेटिंग, एंटी वायरल और एंटी थ्रोम्बोसाइट के एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है। तो मल्टीपल मैकेनिज्म होने की वजह से इसके इंडिकेशन भी बहुत सारे और है, वो अपन अभी देखते हैं आगे।
अब हम आगे इंडिकेशन की अगर अपन बात करें, इंडिकेशन ऑफ द एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग्स के अंदर इंडिकेशन हम दो इंपॉर्टेंट क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप देखोगे कि अपने डर्मेटोलॉजी के अंदर सेफ्टी पर्पज के हिसाब से ज्यादातर हम क्या कौन सी यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। तो अब बात करते हैं कि एफडीए अप्रूव्ड इंडिकेशन एंटी मलेरियल ड्रग्स के किस किस के अंदर है। एक तो मलेरिया के अंदर और एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नॉन डर्मेटोलॉजिकल इंडिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल इज द मलेरिया एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जबकि डर्मेटोलॉजिकल इंडिकेशन केवल मात्र एक है, वो है लुपस एरिथमेटोसिस। लुपस एरिथमेटोसिस, लुपस एरिथ्रोमेटोसिस के अंदर अपन बात करें तो सिंपली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की, तो हमने इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर कहा था कि ये लाइट फिल्ट्रेशन करता है, इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन होता है। तो ये लाइट फिल्ट्रेशन, लुपस एरिथमेटोसिस हम जानते हैं कि फोटोसेंसिटिविटी होती है इसके अंदर, तो एक तो ये लाइट फिल्ट्रेशन करता है। दूसरा, लुपस एरिथमेटोसिस में इसका इंडिकेशन कहां पर है, जहां पर टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, इंट्रालीजनल फोटोसेंसिटिविटी हो रही हो, सनस्क्रीन वगैरह से उसे कंट्रोल नहीं आ रही हो, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। इसकी डोज कितनी होती है नॉर्मल एससीक्यू की, अगर सिंपली एससीक्यू की बात करें तो एससीक्यू की डोज होती है लुपस एरिथमेटोसिस से 200 टू 400 मिलीग्राम पर डे। अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि जो ये एससीक्यू होता है, अगर लुपस एरिथमेटोसिस के पेशेंट है और वो स्मोकिंग करता है और उसको एससीक्यू दे रहा है तो रेस्पॉन्स नहीं आता है, उसके क्या कारण है? उसके कॉज अगर अपन बात करें तो पहला कॉज तो ये है कि स्मोकिंग खुद एससीक्यू दो नहीं दो एलई को एक्जिब्रेट करता है, एलई को सीवियरिटी को बढ़ाता है। दूसरा क्या करता है, स्मोकिंग क्या करता है कि सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं, जहां तक एससीक्यू काम करती है, उस सेल्स के अंदर एससीक्यू को जाने से रोक देती है। तो ये दो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से स्मोकिंग की वजह से एलई बढ़ जाता है और एससीक्यू उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाता है। दूसरे नंबर पे एफडीए अप्रूव्ड इंडिकेशन, बाकी सारे इंडिकेशन है वो ऑफ लेबल इंडिकेशन है। ऑफ लेबल इंडिकेशन है, हमने कहा था ये लाइट फिल्ट्रेशन का काम करता है, तो फोटो सेंसिटिव डिसऑर्डर लाइक पीसीटी, पीसीटी का मतलब होता है पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। इसके अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी हम एंटी मलेरियल यूज करते हैं वो कौन सी डोज के अंदर यूज करते हैं, लो डोज एंटी मलेरियल यूज करते हैं। अगर अपन क्लोरोक्वीन यूज करें तो क्लोरोक्वीन की डोज अपन यूज करेंगे 120, नॉर्मल क्लोरोक्वीन की अपन करते हैं 250 मिलीग्राम पर डे, लेकिन यहां पर यूज करेंगे 125 मिलीग्राम ट्वाइस वीकली डोज यूज करेंगे क्लोरोक्वीन की। अगर एससीक्यू यूज करें, एससीक्यू की यूज करें तो 100 मिलीग्राम टीडीएस पर वीक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पीसीटी पोरफायरिया क्यूटेनिया के अंदर एंटी मलेरिया ड्रग की डोज क्या होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पीएमएलई, सोलर अर्टिकेरिया। इसके अलावा एक होता है सोलर अर्टिकेरिया, ये फोटोसेंसिटिव डिसऑर्डर है, इसके अंदर 200 से 400 एमजी एससीक्यू यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर डर्मेटोमायोसाइटिस, लिम्फोसाइटोमा क्यूटिस। लिम्फोसाइटोमा क्यूटिस क्या होता है, ये एक तरह का सूडो लिम्फोमा होता है जो क्या है बोरेलिया बर्गोट-हेरी के इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसी तरह से टी जेस्नर लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट, ये भी एक तरह का सूडो लिम्फोमा होता है जिसे टी सेल सूडो लिम्फोमा बोलते हैं। इसके अलावा सार्कोइडोसिस, ग्रेनुलोमा एन्युलरी, सोरियाटिक आर्थराइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। ओरल एलपी, तो ये सारे ऑफ लेवल यूज है। इतने सारे यूज और भी बहुत सारे यूज हो सकते हैं। इतने सारे यूज होने की वजह है इसकी मल्टीपल एक्शन, मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये इंडिकेशन हो गए। इंडिकेशन की बाद में बात करें अपन एडवर्स रिएक्शन। हम सभी जानते हैं एंटी मलेरियल का सबसे साइड इफेक्ट मेन होता है वो ओक्यूलर साइड इफेक्ट होता है। ओक्यूलर साइड इफेक्ट को अपन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, रिवर्सिबल साइड इफेक्ट और इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट। रिवर्सिबल साइड इफेक्ट के अंदर कौन सी साइड इफेक्ट आता है, कॉर्नियल डिपॉजिट हो जाता है। कॉर्नियल डिपॉजिट की वजह से कौन क्या क्या होता है, कॉर्नियल हेलो, ब्लड विजन और फोटोफोबिया। लेकिन हम देखते हैं कि एससीक्यू और क्लोरोक्वीन में ये साइड इफेक्ट मेनली किसके साथ में होते हैं, क्लोरोक्वीन के साथ में। इसके अलावा लॉस ऑफ अकोमोडेशन, इसके अलावा प्रीमेक्युलोपैथी। प्रीमेक्युलोपैथी क्या होता है, इसमें विजुअल एक्यूटी चेंज नहीं होती है, रेटिनल पिगमेंटेशन या पेरासेंट्रल या पेरीसेंट्रल स्कोटोमा हो सकता है। ये ट्रू रेटिनोपैथी नहीं होती है, ये क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल कितने महीने बाद में ये रिवर्सिबल हो जाती है, जब अपने ड्रग बंद कर दिया, ड्रग बंद करने के 2 to 6 मंथ बाद में ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो कहने का मतलब एक्शन आने में कितना टाइम लगता है, एक्शन आने में लगता है टाइम 4 to 6 वीक। एक्शन आने में एससीक्यू वगैरह का टाइम कितना लगता है, 4 to 6 वीक। लेकिन एक्शन जाने में रिवर्सिबल जो साइड इफेक्ट है वो किसके साथ में कितने महीने बाद जाते हैं, 2 to 6 मंथ।
इसके अलावा ट्रू रेटिनोपैथी, बुल्स आई रेटिनल पिगमेंटेशन, सेंट्रल स्कोटोमा और विजुअल एक्यूटी चेंजेस। अब यहाँ पर एक बात करेंगे, हम देखते हैं बहुत सारी स्टडीज कहती है कि SCQ और क्लोरोक्वीन, इनके अंदर जो ओकुलर साइड इफेक्ट आता है मेनली किसके साथ में आता है, क्लोरोक्वीन। लेकिन जो इनकी नॉर्मल डोज होती है क्लोरोक्वीन की होती है 250 मिलीग्राम पर डे, SCQ की होती है 400 मिलीग्राम पर डे। तो ये नॉर्मल डोज होती है, इस डोज पे रेटिनोपैथी नहीं होती है, इस डोज पे रेटिनोपैथी नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पेशेंट के अंदर बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन कराओगे, रेटिनोपैथी का चेक करने के लिए क्या करोगे, बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन। बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, आप सबसे पहले विजुअल एक्यूटी देखोगे, विजुअल एक्यूटी। उसके बाद में अगर फंडोस्कोपी कराओगे और विजुअल फील्ड ये एग्जामिनेशन करोगे, बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन, ओक्यूलर एग्जामिनेशन करोगे। अगर इनके अंदर डिफेक्ट है तो ये एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर SCQ थेरेपी। इसके अलावा अगर अपन आगे और फॉलोअप में लेना चाहें तो 6 मंथ के बाद में वापस ये रूटीन इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। ये जनरल बात है कि ओक्यूलर साइड इफेक्ट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल में क्या होते हैं, इरिवर्सिबल में क्या होते हैं। जो रिवर्सिबल होते हैं 2 to 6 मंथ के बाद में आते हैं। जो रेटिनोपैथी जो मेन साइड इफेक्ट है जिससे विजन लॉस होने के चांसेस है, वो क्या होता है कि जो नॉर्मल डोज होती है उसके ऊपर नहीं होती है। तो ये जनरल बात है। इसके बाद में आता है एक GIT साइड इफेक्ट। SCQ और क्लोरोक्वीन को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह क्या होती है, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और इंक्रीज LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। इसीलिए क्लोरोक्वीन और SCQ को कभी भी साथ में नहीं देना चाहिए। वेरी सीवियर गैस्ट्राइटिस होता है, साथ में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा क्यूटेनियस साइड इफेक्ट क्या आ सकता है, क्यूटेनियस साइड इफेक्ट एंटी मलेरियल्स का ये होता है कि ये पिगमेंटेशन करता है। कैसा पिगमेंटेशन करता है, ब्लू ग्रे पिगमेंटेशन। कहां पर, सिन, फेस या पैलेट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूटेनियस ब्लू ग्रे पिगमेंटेशन कहां पर होता है, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन एंटी मलेरियल। हेयर की ब्लीचिंग करवाता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे मोर्बेलिफॉर्म रेस, अर्टिकेरियल रेस, ये सारी चीजें हो सकती है। एक ये सोरियासिस को एग्जाबरेट कर लेता है, ये सोरियासिस को क्या करता है, एग्जिबरेट करता है। तो अपने लेकिन सोरियाटिक आर्थराइटिस में इसको अच्छा रोल है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, तो अपने को ध्यान रखना चाहिए। अब आता है ट्रांसवर्स पिगमेंटेड बैंड इन नेल। तो ये सारे क्यूटेनियस एडवर्स पिगमेंटेशन से वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूटेनियस एडवर्स इफेक्ट अपन सिंपल ब्लू ग्रे पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ट्रांसवर्स बैंड ऑन नेल एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नर्वस सिस्टम के अंदर साइड इफेक्ट के देखें, हेडेक और वर्टिगो, सीजर, इरिटेबिलिटी और स्केलेटल मसल वीकनेस। हिमेटोलॉजिकल साइड इफेक्ट की बात करें तो हिमोलाइसिस होता है। किनके अंदर होता है, G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स के अंदर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि SCQ और क्लोरोक्वीन के साथ में नहीं होता है। ये मेनली दूसरी एक एंटी मलेरियल होती है, उसका नाम होता है प्राइमाक्विन, उसके साथ में होता है। दूसरी एंटी मलेरियल होती है प्राइमाक्विन, उसके साथ में होता है। अब ये सारे एडवर्स रिएक्शन हो गए, ये इंडिकेशन हो गए। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन और एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। रिलेटिव क्या है, अगर रेटिनल या विजुअल फील्ड डिफेक्ट है, अगर ब्लड डिस्केरियोसिस है, हिपेटिक सीवियर हिपेटिक डिसफंक्शन है। प्रेगनेंसी के अंदर ये कौन सी कैटेगरी ड्रग है, प्रेगनेंसी कैटेगरी C ड्रग है। तो लेकिन अभी कोई स्टडी कहता है कोई भी फीटस के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी सीन नहीं हुई है। लेकिन फिर भी अगर SLE के पेशेंट प्रेगनेंसी के अंदर आता है तो SCQ को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये लैक्टेशन ब्रेस्ट मिल्क के साथ एक्सक्रीट होती है, तो लैक्टेशन के अंदर भी SCQ वगैरह नहीं लेनी चाहिए। और पेशेंट सोरियासिस है, सोरियासिस के पेशेंट को SCQ नहीं देना चाहिए। इट इज ए रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो ये सारी चीजें एंटी मलेरियल ड्रग FDA अप्रूव्ड इंडिकेशन LV होता है। और मेन साइड इफेक्ट इसका रेटिनोपैथी। इसके अलावा मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है नोजिया, वोमिटिंग, गैस्ट्राइटिस। और इसके अलावा ये प्रेगनेंसी कैटेगरी C ड्रग्स होती है, तो ये एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। थैंक यू वेरी मच।